हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12th के 7th चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का ये हमारा सबसे लास्ट लेक्चर है और सबसे शॉर्ट लेक्चर है, छोटा भी होगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, बस 2 टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने इसके बारे में जितनी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप पढ़ लीजिए। देखिए, इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना, जो चैप्टर आएगा वो पूरा टू पूरा आपको लगेगा ना, जो आपने पहले वैद्युत आवेश में अगर पढ़ा होगा, वैद्युत क्षेत्र वाले में अगर आपने पढ़ा होगा, तो अगले चैप्टर को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगले चैप्टर पढ़ने की जरूरत, आप स्किप कर देखते जाएंगे, आप देखेंगे तो सेम चीज़ है। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ है अगला चैप्टर। इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा खास था, लेकिन अगला चैप्टर आपके लिए कुछ खास नहीं होने वाला है और वो 2 से 3 लेक्चर का वो चैप्टर भी है। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं अपने आज के पहले टॉपिक के बारे में। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर इसके बाद हमारा एक न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पीडीएफ में और कुछ क्वेश्चन कहाँ पर रहेंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे वीडियो में रहेंगे जो हमको समझाना होगा। चलिए, अच्छा, हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज के पास हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक हैं। पहला, गतिमान आवेश तथा धारा, गतिमान आवेश या धारावाही चालक पर बल, और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? तो दूसरा हमारा क्या है? 2 समांतर धारावाही चालकों पर एक दूसरे के कारण बल जो आरोपित होता है, उस बल को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और जो दूसरा मैंने बताया 2 समांतर धारावाही चालकों पर बल, उसी से हमारा आएगा एम्पियर का नियम। क्या आएगा? एम्पियर का नियम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैं सेकंड टॉपिक बताऊंगा, इस टॉपिक में तो कुछ है नहीं, इसका फॉर्मूला बता देना है। सेकंड वाली टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मैं टिक भी कर दूंगा इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि गतिमान आवेश। देखिए, दोनों चीज़ एक ही है। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश। एक इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आवेशित कण की गति के कारण। कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे गतिमान आवेश है, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं गतिमान आवेश, वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश, या यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, या धारावाही। यहाँ पे गतिमान आवेश है, धारावाही चालक का मतलब है, या धारावाही चालक पर बल, धारावाही चालक पर बल। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। गतिमान आवेश या धारावाही चालक पर बल, और वहां पर मैंने क्या बताया था? आवेशित कण की गति के कारण, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के कारण उस पर लगने वाला बल, जो हमारा था क्या? QVB sin थीटा। ठीक है ना, आवेशित कण की गति के कारण जब v वेग से गति करेगा, ठीक है ना, तब था वो। और यहाँ पे क्या है? गतिमान आवेश या धारा, यहाँ पे धारा बह रही है, ठीक है। आपको आवेश की चाल नहीं दी होगी, यहाँ पे धारा दी होगी, समझिएगा आप इसको। तो इसका क्या होता है? धारावाही चालक पर बल, या इसको धारावाही चालक पर बल याद रखिएगा। गतिमान आवेश नहीं भी याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको बस धारावाही चालक पर भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों इसलिए लिख दिया कि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब देखिए इस पर बल क्या होगा, तो इस पर बस आपको बल याद करना और कुछ नहीं याद करना है। तो ये होता है F = IBL sin थीटा। इसको L को बड़ा कर दीजिए, ये एक सेकेंड, IBL sin थीटा। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं। सपोज करिएगा पहले, एक सेकेंड में। चलिए, ये मान लीजिए आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये मान लीजिए आपका चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है। अब इसमें कोई तार है, मान लीजिए इसमें हमारा तार ये है, इसमें हमारा ये क्या है? वायर है। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा मोटा बना दे रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। ये वायर है, क्या है? वायर है। अब ये वायर है, तो वायर में कुछ ना कुछ धारा बही रही होगी, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? वायर है। मैं लिख देता हूं तार या धारावाही चालक। अब इस धारावाही चालक में कुछ ना कुछ धारा बही रही होगी। यहां पे हमने माना इसमें I धारा बह रही है। कितनी धारा जा रही है? I।
जो धारा है, धारा की प्रॉपर्टी क्या है, धारा कितनी है, धारा आई जा रही है। ध्यान समझिएगा, इसमें आई धारा जा रही है और इसकी लंबाई कितनी है, तो मैंने बताया भैया इसकी लंबाई, तो हमने बताया कि L है। तो अब हमसे पूछेगा कि धारावाही चालक पर बल, L लंबाई के धारावाही चालक है, L लंबाई का एक तार है जिसमें धारा I बह रही है जो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। तो मैंने बताया कोई भी अगर चालक, कोई भी धारावाही तार या चालक या कोई धारावाही आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर एक बल लगेगा जो कि IBL sin थीटा होगा। ठीक है, तो ये I क्या है, जो धारा तार में बह रही है, L क्या है, चालक तार की लंबाई, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, साइन थीटा क्या है, ये चीज बताइए। अब आप लोग किसके किसके बीच का कोण है साइन थीटा, आप बता सकते हैं? चलिए बताइए, बताइए किसके किसके बीच का कोण है साइन थीटा। तो देखिए थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र, इसके इसके बीच का कोण है, इसके इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। चालक तार और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, थीटा है। आप मैं लिख देता हूं बारी बारी सब चीज। आई चालक में बहने वाली धारा, और कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये कहां से आया, तो ये सिद्धांत है, ठीक है ना, ये नियम दिया गया है, इसको प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो इसको प्रूफ करने की ज़्यादा हमें स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। बताइए हम 9th में 12th का पढ़ के क्या करते हैं, 9th में हम 12th का पढ़ के क्या करते हैं, जब हमें 12th में पढ़ने के लिए वो मौका मिला है, ठीक है ना, ऐसे भी हम आते आते भूल जाते हैं। ऐसे ये सब चीज़ें आपको भी आगे अगर BSc करेंगे, BSc मैथ करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। उसी प्रकार हमारा L क्या है, बचा हमारा क्या, L बचा और थीटा ना, चालक तार की लंबाई, तार की, यह है हमारा चालक तार की लंबाई, और ये हमारा थीटा क्या है, चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, चालक तार तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लपाक से। कंफ्यूज बस क्या नहीं होना कि यहाँ पे गतिमान है, ऐसे धारावाही चालक है। ठीक है, आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना, पहले ले ली ना। अब देखिए हमने दो पढ़े, एक तो आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण, आवेशित अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति क्या लगता है, F = QVB sin थीटा। QVB हमने क्या पढ़ा था ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, F = QVB sin थीटा, जहाँ पे Q उसका आवेश था, V वेग था और B चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर धारावाही चालक पर बोला, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, F = IBL sin थीटा। इसको हम एक चीज और से याद कर सकते हैं, हमें वेग दिया रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मंद बुद्धि वाला ये टिप है। लेकिन जो लोग मंद बुद्धि है, जो एकदम नहीं समझ पाते, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो V है, जो क्या है, अगर चाल दिया रहेगा तो QVB sin थीटा लगा देंगे, चाल और आवेश दिया रहेगा तो। लेकिन अगर वैद्युत धारा दी रहेगी और चालक की लंबाई दी रहेगी तो उस पर कौन सा बल लगेगा, F = IBL sin थीटा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहानी खत्म कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आने वाले हैं। गारे 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 हम तो दिल से हारे, फिजिक्स नहीं आ रे, 7 चैप्टर खत्म हो गया रे, पहला भी नहीं याद है रे भी, हम फेल तो हो जाएंगे। चिंता मत करिए बच्चों, आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्स, रिवीजन कोर्स बचा हुआ है, आप पढ़ते रहिए, हम आपके साथ बने हुए हैं। किसी बच्चे का 90 से कम तो फिजिक्स में आने वाला है नहीं। चलिए, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, दो समांतर तारों के धारावाही तारों के बीच, दो समांतर धारावाही तारों के बीच, तार में यहाँ पे हम लिख देते हैं ना, कहाँ गया, तार में लिख देते हैं हम,
या तार ही लिख देते हैं ना, तार ही ज़्यादा ठीक, तार ही ठीक है, तार ही नहीं बोलते हम लोग। अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, धारावाही तारों के बीच बल। यहाँ पे तारा चांद को मत ले आइएगा। और इसी यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा, यही से हम लोग निकाल के लेंगे क्या, एम्पियर की परिभाषा भी। अब पहले इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट ये है। तो मैं बता दूं कि ये अब जितनी साल आपकी उम्र हुई उतनी साल में से आप 5 माइनस कर दीजिएगा। मैंने क्या बोला, जितनी साल आपकी उम्र हुई उतने में से आप 5 माइनस कर दीजिएगा। उतने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो इसको छोड़ा गया निश्चित आएगा। चलिए अब पहले हम बात करते हैं दो धारावाही चालक के बारे में। आप देखिए इसको लिखेंगे, बुक में दिया होगा। पहले हमने समांतर धारावाही चालक ले लिया, चालक तार ले लिया हमने पहला, और ये हमारा दूसरा। इसको हम नाम दे देते हैं PQ, इसको नाम हम दे देते हैं RS। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, पहले उस चीज़ को आप लोग समझिए, क्या हुआ था, कैसे ये सब की खोज हुई। कि इसके पीछे ना एक कहानी भी फेमस है। तो वो कहानी, मतलब कहानी नहीं, वो रियलिटी है, कहानी नहीं है, वो रियलिटी है। अब क्या कहानी है सुनिएगा, ठीक है ना, उसको समझिएगा। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। एक जो हमारे एम्पियर साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, दो तार लिए, ऐसे समांतर दो तार लिए। इसको समझिए ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। उन्होंने क्या किया, दो समांतर ऐसे तार लिए, और दोनों तारों में ना ऐसे ही पास पास दोनों तार थे, और दोनों तारों में उन्होंने क्या किया, धारा बहाना चालू कर दिया। ऐसे ही मजा टाइम में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब दोनों तार पास पास थे, मान लीजिए ये R दूरी पर हैं, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे भी दूरी क्या थी, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे दूरी नहीं बनाया ना, ये मान लीजिए एक दूसरे से R डिस्टेंस पर हैं, और उन्होंने भी मान लीजिए यहाँ पे D डिस्टेंस पर मान लिया था कि ये D डिस्टेंस पर हैं। और जब उन्होंने इन दोनों में धारा बहाया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये दोनों ऐसे बांधे हुए थे वो, तो उन्होंने जब धारा दोनों इसमें भी बहाया और इसमें बहाया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ना कि ये दोनों क्या हो रहे थे, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। अच्छा, कौन आकर्षित कर रहे थे, दोनों तार आकर्षित कर रहे थे एक दूसरे को, अर्थात सिकुड़ रहे थे। जब धारा कब, जब उन्होंने धारा समान दिशा में बहाया, एक ही दिशा में, समान दिशा में धारा बहाने पर, ठीक है ना, जब समान दिशा में उन्होंने धारा बहाया तो कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते कुछ ऐसे हो गए। ठीक है, तो भाई अब उनका तो दिमाग लगा, अरे कोई बल नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, हमने तो बस सिंपली धारा बहाया था, तो ये दोनों एक दूसरे को सिकुड़ कैसे गए। भाई साइंटिस्ट थे, छोटे मोटे आदमी थे ना, उससे पहले उन्होंने कई सिद्धांत दे चुके थे। फिर उनका दिमाग काम किया, चलो एक और काम कर लेते हैं। तो उन्होंने दोबारा क्या किया कि अब धारा को क्या किया, विपरीत दिशा में। जब धारा विपरीत दिशा में, अब उन्होंने क्या किया, धारा को क्या किया, विपरीत दिशा में बहा दिया। तो इस स्थिति में भी क्या था, यहां बना देता हूं, ये था हमारा, ऐसे उन्होंने लिया, दो समांतर तार लिए और ऐसे जोड़ दिया। एक में दूरी क्या थी इसकी, D ना, हाँ, एक में धारा इधर का बहा दिया और एक में धारा इधर का बहा दिया। अब बताइए, फिर उन्होंने कुछ अलग पा लिया। अब क्या पा लिया,
अब उन्होंने पाया कि पहली बार तो उन्होंने देखा था कि दोनों तार सिकुड़ जा रहे थे, अब क्या हुआ कि दोनों तार हल्के हल्के से फैल गए। दोनों तार क्या हो गए, एक दूसरे से फैल गए। कब, जब विपरीत दिशा में दोनों तारों में धारा बह रही थी। जब समान दिशा में थी तो सिकुड़ गए, और जब विपरीत दिशा में थी, ये विपरीत दिशा वाला है, इसको कंफ्यूज मत हो, इसको इसके हाथ से हटा देते हैं ना, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। ये विपरीत दिशा, ठीक है। तो जब विपरीत दिशा में उन्होंने धारा को बहाया तो अलग परिणाम उनको मिला, फैल गया, और जब समान दिशा में था तो सिकुड़ गया। अब साइंटिस्ट आदमी को ये बात खलकने लगी, तब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, और वहीं से आई आपकी एम्पियर की परिभाषा, वहीं से जन्म आई आपकी एम्पियर की परिभाषा। और उन्होंने बताया कि इनके बीच बल लगता है, और कैसे बल लगता है वो हम जानेंगे। चलिए पहले यहाँ तक समझ लीजिएगा, ठीक है, कि अगर दो समांतर तारों के मध्य अगर धारा समान दिशा में प्रवाहित करते हैं तो दोनों तार एक दूसरे की तरफ सिकुड़ते हैं। अगर विपरीत दिशा में रहेगी तो फैलेंगे, अर्थात समान दिशा में रहेगा तो आकर्षण लगेगा, विपरीत दिशा में रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस चीज़ को समझिएगा। चलिए डिलीट करते हैं अब इसको, मतलब इरेज करते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना होगा अपना ले लिए होंगे भाई, वेट थोड़ी ना कोई करेगा सर, हर एक बार बोलेंगे। अब छोटे छोटे ऐसे पॉइंट के लिए सर थोड़ी ना बोलेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं हम इसके बारे में। अब उन्हें यह सिद्ध करना था भाई। देखिए साइंस में ऐसा है कि आप प्रैक्टिकल कर लिए, प्रैक्टिकल करके तो उन्होंने ये चीज़ बता दिया, लेकिन अब इसका थ्योरी क्या है, आप थ्योरी दीजिए। आप देखेंगे कि अगर साइंस आप स्टूडेंट होंगे, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल हुआ, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, उसी में ऐसा चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ है कि बहुत से साइंटिस्ट आए, कुछ अपना अपना चीज़ देते गए, लेकिन वो गलत प्रूफ होते गया, कोई सही प्रूफ होते गया, ठीक है ना। कोई किए कि उसको प्रूफ कर दिए लेकिन उसका सिद्धांत नहीं दे पाए, तो दूसरे साइंटिस्ट आकर उसका सिद्धांत दिए, ठीक है। उसी प्रकार तो इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट कर दिया, लेकिन अब इसको उनका सिद्धांत भी ज़्यादा कैसे कार्य कर रहा है वो, तो फिर उन्होंने उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो मतलब क्या प्रोसेस लगाया, क्या दिमाग लगाया, उन्होंने तो बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन हम आपको 5 मिनट में बता देंगे। तो चलिए हम चलते हैं इसकी ओर। देखिए, हमने पहले एक बात आप याद रखिएगा, जहां भी समांतर तार का जिक्र होगा, समांतर तार को हम अपने दिमाग में हमेशा बैठा कर रखेंगे। जब यहाँ पे लंबाई नहीं दी हुई है कुछ, तो अनंत लेके चलेंगे। तार की लंबाई मतलब अनंत इमेज कर लेंगे। समांतर बोलेगा तो हम अनंत दिमाग में इमेज कर लेंगे। तो हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा परिमित लंबाई के चालक वाले में, परिमित लंबाई के चालक वाले में हमने क्या पढ़ा था, परिमित लंबाई के चालक में हमने पढ़ा था ना, परिमित लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था। यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, फिर इरेज कर दूंगा। B = μ/4π I/r sin φ1 + sin φ2। मैंने आपको बताया था कि ये परिमित लंबाई के चालक है। अगर मान लीजिए ये चालक अनंत हो गया और ये बिंदु मिलानी है, तो ये अनंत है, ऊपर से लाएंगे लगभग समांतर होगा, तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, μ/, ऐसे मैंने वहाँ पे बताया था, μ/4π I/r sin 90 + sin 90। अगर आपने नहीं भी जाना हो तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो ये 1 + 2 हो जाएगा, μ/4π I/r 1 + 1 2 हो गया। तब यहाँ पे हो जाएगा μ/4π I/r × 2, 2 से 2 बार में, तो यह हमारा जाएगा μ/2π I/r। अब आपसे कोई भी परिमित, कोई भी अनंत चालक की लंबाई के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पूछे, या किसी समांतर चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र पूछे किसी बिंदु पर, तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इरेज कर रहा हूं मैं अब। देखिए, अब समझिएगा इस चीज को कि हमने पिछले में क्या पढ़ा था। पीछे हमने पढ़ा कि क्या होता है, समझिए जिस चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब हमने क्या पढ़ा अभी कि इसके चार समांतर लंबाई के चालक कारण, मान लीजिए बिंदु यहाँ पे हम P मान लेते हैं, ठीक ना, जो PQ की समांतर तार है हमारा, इसके कारण हम बिंदु P पर क्या लिखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बिंदु, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से ना, नहीं तो आप कहेंगे सर आप ही नहीं लिखते, तो हम क्या लिखेंगे, PQ के कारण बिंदु
P पर चुंबकीय क्षेत्र PQ के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, P ने इसको D ले लेते हैं, E, क्योंकि P तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ना, इसको भी E ले लेते हैं। दूरी कितनी है, R है, हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू बाई 2 पाई, हमने अभी बताया आपको I बाई R। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगा, इसका ट्रिक अभी बता देता हूँ। देखिए ऐसे तो हमने बहुत से नियम पढ़े हैं, दाएं हाथ का हथेली का नियम नंबर 2, मैक्सवेल के बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना, मैक्सवेल के पेज का नियम तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कर रहा था, फराडे के बाएं हाथ का नियम पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड, और दाएं हाथ का नियम कि इधर वैद्युत क्षेत्र है उधर वैद्युत क्षेत्र है, ऐसी उंगली करो। लेकिन हम लिखने के लिए तो वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना होगा तो मैं पल भर में आपको ज्ञात करवा दूंगा। कैसे, आप देखिएगा, समझिएगा। ये मान लीजिए आपका तार है, पहले मैं आपको धारा बना के दिखा देता हूँ, इसमें धारा नहीं है, अभी धारा मैंने नहीं पाया है। मान लीजिए हम पहला वाला समांतर तार के लिए निकाल रहे हैं, समान दिशा में धारा, ठीक है, मान लीजिए इसमें धारा इधर जा रही है और इसमें भी मान लीजिए धारा इधर जा रही है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का ट्रिक क्या है, हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का ट्रिक क्या है, तो ये देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा समांतर चालक कोई तार है, कोई कैसा भी तार हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जहाँ पे हमें ज्ञात करना हो। अगर इसमें धारा सीधे जा रही है, ठीक है ना, धारा जिधर जा रही है वैसे अपना यहाँ हाथ रख लेंगे, क्या किए, जिधर धारा जा रही है उधर उंगली रख के ऐसे हाथ रख लेंगे। अब हमें जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पे हमको ई पे ज्ञात करना है ना, तो हमें जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी विपरीत दिशा में हम हाथ को अपने खड़ा कर देंगे। अगर हमें इधर ज्ञात करना है तो हम इधर करेंगे, क्योंकि हमें इधर ज्ञात करना है इसलिए हम इधर अपने हाथ को क्या करेंगे, अंगूठे के बल पे खड़ा कर देंगे। अब इधर अंगूठा है तो अंगूठे के बल ही आएगा ना, ऐसे खड़ा हो जाएगा। अब देखिए अंगूठा हमारा क्या है, अंदर की ओर है, नीचे की ओर, नीचे की ओर, अर्थात इसमें जिधर अंगूठा गया उस साइड इसमें बल लगेगा। तो हमारा अंगूठा किधर था, अंगूठा हमारा किधर था, ध्यान से देखिएगा, अंगूठा हमारा था ऐसे अंदर की ओर, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। कुछ लोग को नहीं समझ आएगा, सर क्रॉस और बिंदु में थोड़ा अंतर समझा दीजिए, समझा देता हूँ। इसको B1 ले लीजिए, ये B1 हो गया ना। क्रॉस कैसे आता है, देखिएगा हमने क्या बोला, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे नीचे की ओर लग रहा है इसलिए क्रॉस लगाया। इसको ध्यान से देखिएगा आप, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सपोज कीजिएगा, मैं आपको उतनी अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन मान लीजिए अगर ये हैंकी रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों हाथ से पकड़ के। थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ना कुछ ऐसा, चलिए ऐसे ही देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास हैंकी है, और अगर मान लीजिए हमें इस पर कुछ, मान लीजिए हमने रख दिया, हमें नहीं मिल रहा है, मैं यही रख के आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ते हैं, तो अगर हम ऊपर से सरफेस से अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसे तो आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे, आप खुद पे प्रैक्टिकल कीजिएगा, इसको दो किसी और से पकड़ा लीजिएगा, इसको दो किसी और से पकड़ा लीजिएगा, दोस्त से, और बीच में आप डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, बस चारों कोने, हैंकी के ये चारों कोने आपको दिखाई देंगे। ये नीचे वाला पोर्शन ऐसे देखिए, नीचे है ना, ये बस देखिए चारों कोने ये वाले दिखाई देंगे हमको सरफेस, तो इसलिए हम क्रॉस का लगाते हैं, यहाँ पे क्रॉस टाइप में आपको दिखाई देगा ना। और देखिए अगर ऊपर है, अगर बल ऊपर की ओर लगेगा तो ये मैं दिखा सकता हूँ आपको ऐसे ही, अगर बल ऊपर की ओर है तो बस देखिए एक निब्बी टाइप में आपको यही दिखाई देगा, बल ऊपर की ओर है ना, तो बस एक पॉइंट दिखाई देता है। इसीलिए जब ऊपर की ओर बल लगता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब बल ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर हो तो ऐसे बिंदी से, और नीचे की ओर हो तो क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ देख लीजिएगा, क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है, समझ आया ना ये चीज़। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट बल के बारे में। अब इस पर कुछ बल लगेगा, हमने पढ़ा था पिछले ही में कि इस पर क्या बल लगेगा, PQ के कारण RS पर। अब देखिए PQ पर ये RS के बिंदु E पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है, मतलब RS पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ है, तब RS पे क्या बल लगेगा, RS पे लगने वाला बल, RS पर PQ के कारण आप कह सकते हैं, PQ के कारण RS पर लगने वाला बल, लगने
अब देखिए क्योंकि दूरी तो समान है और धारा भी समान है, तो सब जगह चुंबकीय क्षेत्र कितना लगेगा, सब जगह यही रहेगा, सब जगह B1 ही रहेगा, ठीक है। तब RS पर बल कितना लगेगा, हम जानते हैं बल इक्वल टू F इक्वल टू IBL साइन थीटा। IBL, इसमें I क्या है, जो चालक तार में धारा बह रही है, हम RS पे बल निकाल रहे हैं, तो RS पे कौन सी धारा बह रही है, यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे बस कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। RS में हमारा धारा कौन सी बह रही है, इसको नाम नहीं दिए, हम नाम दे देते हैं पहले। मान लीजिए हमारा I1 हो गया और ये I2 हो गया, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे ना, तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हमारा I2, सॉरी इसको ब्लू से करना था हमें, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा I2 और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है B1 और L लंबाई कितनी है IBL, लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई इसको L ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल L, लंबाई L है हमारी। और साइन थीटा, थीटा आप ही बताइए कितने अंश का इसके सामने ये कोण बना रहा है। ये देखिएगा धारा कैसी है, ऐसी है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, ऐसे और ऐसे में कितने अंश का कोण बनेगा बताइए आप ही। तो फिर से सुबह में बोल रहा हूँ, ऐसे है हमारा हाथ और ऐसे है, ऐसे से में कितने अंश का कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो ये साइन 90 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा हमारा I2B1L, ठीक है, 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम V1 की वैल्यू रख सकते हैं। अब अगर हम V1 की वैल्यू पुट कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, म्यू बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन RL। अब हम अगर L को नीचे भेज दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा F/L, अर्थात प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल F/L इक्वल टू म्यू बाई 2 पाई I1 I2 बाई R, I1 I2 बाई R। यहां तक समझ में आप एक चीज देखिएगा, जब दोनों तारों में धारा समान हो तब क्या हो जाएगा I1 I2, मतलब I1 इक्वल टू, यहाँ मतलब इस स्थिति में क्या होगा कि I1 जो है I2 के बराबर होगा, अर्थात I ले लेते हैं दोनों को, तो F/L क्या हो जाएगा हमारा, तब हम लिख सकते हैं F/L इक्वल टू म्यू बाई 2 पाई I स्क्वायर अपॉन R, ये चीज हम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही बल लगता है, अब सेम चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके कारण पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दूसरे तार पे करके दिखाऊंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले पे। अब हमें RS के कारण, ठीक है ना, PQ के कारण बिंदु ही पर ना, तो अब यहाँ पे कर दीजिए कि RS के कारण बिंदु F पर बल। अभी हम बिंदु F ले लिए, बिंदु F कहाँ है भैया, बिंदु F हमारा कहीं यहीं पे ले लो, ठीक है। अब इसके कारण हमें बल निकालना है, हम जानते हैं बल क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे I2 आ जाएगा और ये B2 हो जाएगा, B2 इक्वल टू ये हमारा I2 हो गया, क्योंकि इसमें धारा कितनी बह रही है, I2 बह रही है। अब इसकी दिशा कैसी होगी, तो ऐसे है, इधर निकालना, इसकी विपरीत दिशा में उठाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ लगेगा तो इसको एक बिंदु डॉट से दर्शा देंगे, बिंदु से एक दर्शा दिए, बल ऊपर की ओर लग रहा है। तब PQ के कारण RS पर बल की जगह यहाँ पे हो जाएगा RS के कारण हम PQ पर बल निकाल रहे हैं, RS के कारण PQ पर हम क्या कर रहे हैं, बल निकाल रहे हैं। बल इक्वल टू होता है IBL साइन थीटा। अब यहाँ पे I1 है, कौन सी धारा बह रही है PQ में, I1, और चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे B2 है, जो B2 हमने निकाला है, और लंबाई कितनी है, लंबाई L ही है, ठीक है। फिर देखिएगा अब यहाँ पे, अब इनके बीच में कितने अंश का कोण रहेगा, ये देखिए ऊपर है एक ऊपर है, एक ऐसे है, ये देखिए 90 अंश का है ना, ये भी 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 और ये B2 हो जाएगा, मतलब सेम चीज आएगा, बस साइन चेंज हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ पे I1 I2 ही आ जाएगा, उसको पुट करने के बाद से I1 I2 आ गया, फिर इसको हल किए तो वही आ गया, फिर यहाँ पे रखेंगे तो वही चीज आ जाएगा, समझ में आया।
वही चीज़ आ जाएगा रखने के बाद से, कोई में भी कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार हम लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाना उचित समझो। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, अब जो इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं आपसे, अब करने वाले हैं, अब ध्यान दीजिएगा। अब यदि यहां पे बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है सबसे, यदि ये क्या है हमारे पास, यदि धारा जो आई है हमारा 1 एम्पियर हो, ठीक है, और दूरी r इक्वल टू 1 मीटर हो, तो ये जो बल हमारे पास है ना, ये बल F/L, तो ये F/L आएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर। याद रखना है क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर 2 इंटू 10⁻�7। इसी से हमारी बन के आती है एम्पियर की परिभाषा, जो कि हम आपको अब बताएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 1 रखने पर ये आ गया। यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा हम कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 रखने पर 1 आ रहा है। ठीक ना, यही मानक परिभाषा 1 एम्पियर की यही है। ठीक ना, आप 11th में याद किए होंगे तो फर्स्ट चैप्टर में ही था। तो कितने बल लग रहा है, इतना बल लग रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एम्पियर की परिभाषा आपको बोलता हूँ, सुनिएगा। ठीक है, 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है। 1 एम्पियर इसमें बाहर है हम, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में स्थित है, सब निर्वात में। ठीक ना, क्योंकि दूसरा कोई कारण न लगे इसलिए इसको निर्वात बोला गया है। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में स्थित दो समांतर सीधे लंबे तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है के बीच प्रवाहित करने पर उन तारों की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर हो। 1 एम्पियर क्या है, वह वैद्युत धारा है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप सुन लीजिएगा। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 रेजुरेखीय या सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। इसको एकदम रट लीजिएगा। फिगर ही आप देखेंगे, आप फिगर को याद रखेंगे, याद आ जाएगा। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में स्थित 2 समांतर सीधे लंबे फिर से मैं बोलता हूं। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 समांतर सीधे लंबे तारों के मध्य प्रवाहित करने पर उन तारों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर, बोलना जरूरी है क्योंकि एल है ना, यहाँ पे एल क्या हो गया, 1 हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे एल मतलब 1 बोला जा रहा है। प्रति मीटर लंबाई पर, उन तारों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न करती है। या न्यूटन पर मीटर नहीं बोलोगे, बल इतना बल 2 × 10⁻⁷ बल उत्पन्न करती है। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एम्पियर का फॉर्मूला है और ये डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आएगा, न्यूमेरिकल भी। ठीक है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ लीजिएगा मैं इतना बहुत क्यों कर रहा, मैंने पहले बता दी थी, जितनी आपकी उम्र है उससे आप 5 माइनस कर दीजिएगा, उतने साल किसी बोर्ड के आप बच्चे हों। यूपी बोर्ड वालों को तो समझ लीजिएगा इसको रटना ही रटना है। यूपी बोर्ड में तो एकदम पसंद करते हैं टीचर इसे। ठीक है ना, हर एक साल देते हैं। तो इसी के साथ बच्चों की खुशखबरी ये है कि ये चैप्टर भी आपका आज यहाँ पे समाप्त हुआ। हमारा आज ये चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म। हमारा ये चैप्टर भी आज खत्म हो गया। अब हम अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल वाला छोटा सा वीडियो आएगा, उसके बाद हम अगले चैप्टर में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बनने रहने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, या आप दूसरी बार भी देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम जानते हैं अगर दूसरी बार जो बच्चे हमारे देख रहे होंगे वो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपको तो बस सब्सक्राइब का एक बटन ही दबाना है, उससे आपको कुछ खर्च होने वाला है नहीं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि हमारा जो लक्ष्य था कि हिंदी की क्रांति को बढ़ाना है, उस लक्ष्य को हम पूरा कर सकें। चलिए बच्चों, आज की बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।